जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर तीसरे बंधुत्व जाति तथा वार। इसमें महाभारत के समय के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में इससे इतिहासकार जानने की कोशिश की है। उस समय जो सामाजिक जीवन था किस प्रकार था, किस प्रकार लोग रहते थे, बंधुत्व किस प्रकार था, जाति किस तरीके की थी, वर्ग किस तरीके थे, चार वर्ग तो चार वर्ण है उसके बारे में। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंदर महाभारत के बारे में पहले समझते हैं। महाभारत के अंदर है क्या? महाभारत में दो जो बांधवों के बीच युद्ध के बारे में दर्शाया गया है। कौरव और पांडव, कौरव पांडवों के बीच युद्ध होता है, उसमें पांडवों की जीत होती है क्योंकि इन्होंने अधर्म से युद्ध किया था। इसी के बारे में महाभारत है। इसमें सामाजिक जीवन के बारे में आपको मिल जाएगा। और सबसे पहले इसमें मेन पॉइंट है कि 1919 में महाभारत के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान B.S. उथानकर थे, जिन्होंने जो एक पूरा अर्थ में पांडुलिपियाँ ढूंढी। लगभग 47 साल लगे इसको। 13,000 पृष्ठों में बटी हुई थी, अलग अलग जगह से मंगवाई गई। सोचा कि कौन सा अभिलेख किससे मिलता जुलता है, कौन सी पांडुलिपि से मिलती है। इसमें ये जो शब्द है ना, ये महत्वपूर्ण है। इसमें इससे पेपर में आ सकता है कि संरचनात्मक क्या क्या समझते हैं आप इससे। इसमें कुछ इसकी आलोचना भी की जाती है, कुछ इसकी आलोचना नहीं की जाती। इसी के बारे में ही बताया गया है कि इसमें किस प्रकार का सामाजिक जीवन था। एक आता है इसके अंदर प्रथम, पहली बात तो ये, इसके अंदर 47 वर्ष लगे इसको तैयार करने में। 13,000 प्रश्न में हुई थी। इसके अंदर जो अनेक विद्वानों ने इसका अर्थ निकालने के लिए पांडुलिपियाँ खोजी और उससे पता लगा कि महाभारत किस समय की सामाजिक जीवन इस प्रकार था, किस तरह के लोग रहते थे, किस प्रकार की संस्कृतियाँ थी, इसके बारे में। फिर आता है बंधुत्व और एवं विवाह। इसमें किस प्रकार के बंधुता थी, विवाह थे, इसमें ये परिवार के बारे में जानकारी। परिवार के बारे में जानकारी, परिवार का समूह संबंधी होते थे और जाति का समूह। ये जाति, जब परिवार आपस में मिल जाते तो जाति का एक समूह बना लेते थे, और जब परिवार आपस में मिल जाते थे तो एक संबंधी हो जाते थे। इस प्रकार सामाजिक जीवन यहाँ पे चला। महाभारत से पता लगाया, जैसे कि महाभारत में द्रौपदी, जो कि द्रौपदी थी, द्रौपदी जो कि पांचाल भी थी। पांचाल एक महाजन था ना, उसी का कुरु वंश में शादी हुई थी। इस तरीके से हस्तिनापुर यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण इलाका था। फिर आता है इसके अंदर पितृवंशिकता, ये भी आता है, ये महत्वपूर्ण है। पितृवंशिक व्यवस्था के बारे में सुना, मैंने पहले बताया ना, दो महाजनपद या फिर बांधवों के बीच युद्ध हुआ। जो महाजनपद थे ना, तो पांचाल इसके अंदर मिक्स थे, क्योंकि द्रौपदी और जैसे द्रुपद हो गए, वैसे तो संबंधी थे, लेकिन ये दोनों एक गृह युद्ध की तरह चलाई महाभारत। इसी के अंदर पांडव और कुरु जो कौरव थे वो हार चुके, पांडव जीत गए। इसमें एक ये महत्वपूर्ण है कि विवाह के नियम, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी और एक मनुस्मृति, इसके बारे में समझेंगे। बहिर्विवाह मतलब गोत्र से बाहर करना, विवाह गोत्र से बाहर, इसका गोत्र के अंदर विवाह। इसके अंदर यह बहुपति यानी कि एक स्त्री के अनेक पति, जैसे हम देखते थे ना, पांडव 5 पति, फिर बहुपत्नी, जैसे कि उदाहरण के लिए है कृष्ण भगवान को हम देख सकते हैं। और मनुस्मृति होगी, इसके बारे में भी आ सकता है। इसके बारे में मनुस्मृति के जो धर्मशास्त्रों से इन विवाह के नियमों के बारे में पता लगता है कि ब्राह्मणों ने नियम बनाए थे कि विवाह 8 प्रकार के होते थे। आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ, लेकिन उसके अंदर लिखा नहीं है कि कौन कौन से थे। के थे, ब्रह्म थे, देव थे, इस प्रकार के। जो आखिरी था वो बेकार था, पिशाच विवाह, उसे कहा जाता था। फिर आता स्त्री का गोत्र।
स्त्री गोत्र में दो महत्वपूर्ण नियम थे। एक तो विवाह के बाद पति का गोत्र हो जाता। देखिए पर मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया ना, इम्पोर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना। ये विवाह के बाद पति के घर का जो गोत्र है, जैसे कि आपने सुना होगा ग्रंथों में भी, प्रजापति सुना है ना, प्रजापति दक्ष, ऐसी कुछ है। इसकी जो 60 कन्या थी, इसके बारे में आपको, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसे सुन लो। कि 60 कन्या थी, फिर जो कश्यप ऋषि हो गए ना ये, तो इनकी लड़कियों से इनकी शादी हो गई। 2 थी शायद, वैसे तो कई सारी थी, 8 होंगी, इतना तो स्कंद पुराण आपको मिल जाएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है। तो जब इनकी शादी हुई तो जो इनकी बेटे थी, उनके प्रजापति से नाम जो आगे लगता था वो हट गया, फिर लगा कश्यप। जैसे आपने सुना भी होगा उसके अंदर, जब विष्णु पुराण में भी पढ़ा होगा, उसके अंदर हरणा कश्यप परिणाम, इसके बारे में ग्रंथों में फिलोसफी के अंदर आपको मिल जाएगा। फिलोसफी एक बड़ा पार्ट है हिस्ट्री से एक फिलोसफी है। एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते, जैसे कि विवाह, इसमें यही थी विवाह था, वो स्त्री का विवाह गोत्र से बाहर नहीं कर सकते। एक ही, जैसे एक नहीं, हाँ सॉरी, एक ही गोत्र में अपना विवाह नहीं कर सकते। बोलते हैं गोत्र से बाहर ये वाला ना बहिर्विवाह, यही गोत्र से बाहर है। एक ही गोत्र में कोई विवाह नहीं कर सकता। फिर आता है कि माता महत्वपूर्ण थी, मैंने पहले लिखा नहीं थी, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही शासक थे जिसमें माता को महत्वपूर्ण माना जाता था। जैसे सातवाहन वंश थे, उसमें माताओं का लिखा होगा गोत्र पुत्र सात करनी, इस प्रकार के नाम। लेकिन पितृवांशिकता क्या था, तो पिताओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और माता की कोई वैल्यू थी नहीं। तो हमें समझते कि माता महत्वपूर्ण थी नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा महाभारत में भी, जब वो जो धृतराष्ट्र है उनकी पत्नी गांधारी, जो दुर्योधन था उसको समझाया था ना, तो नहीं माना, से हम समझ सकते हैं सामाजिक जीवन में, जो इतिहास के बारे में, कि जो दुर्योधन था, जब उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, हम उससे समझ सकते हैं कि माताओं की बात महत्वपूर्ण भी नहीं थी और माता थी नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम इस बात पर आते हैं। यही दोस्तों, इतना इसी का महत्वपूर्ण है, यही याद रखना कि पेपर में हो सकता है कि महाभारत का जो पूरा संस्कृत जो संरचनात्मक अध्ययन किस प्रकार या फिर एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, इसमें ये छोटा ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, महत्वपूर्ण है, बस इसको समझने का। ये जो हाथ में इम्पोर्टेंट लिखा ही आ सकता है, एक यहाँ से भी आ सकता है पेपर में, यहाँ से तो मेरे हिसाब से 8 नहीं बता सकता है, क्योंकि पूछा गया है ना कि महाभारत की पांडुलिपियाँ किस प्रकार एकत्रित की गई है। 47 वर्ष लगे पूरे इसको तैयार होने में, 13,000 प्रश्न बटे हुई थी महाभारत। पहले तो इसके अंदर कम श्लोक थे, कुछ श्लोक मनुस्मृति से आपको मिलेगा भी इसके अंदर, इस यहाँ से लिए गए थे। और ये जो मनुस्मृति थी, ये उस समय की कानून की किताब थी, इसी से कानून चलता था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों इसका पार्ट जो है तीसरा, इसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था और उसके परे जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल तो मतलब ज़्यादा इतना महत्वपूर्ण पीरियड नहीं है, ऋग्वैदिक काल जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। हाँ, जो ब्राह्मण थे उनका तो महत्वपूर्ण काम था यज्ञ कराना, दान लेना और शिक्षा देना, और साथ ही साथ जो राजा जैसे उनको सिखाते थे ना, राजविद्या, इस तरीके के इनके काम होते थे। क्षत्रियों का तो ब्राह्मणों की सेवा करना, जैसे रक्षा करना, और दास जो प्रजा है उसकी रक्षा करना, और युद्ध करना, इस तरह के उनके कार्य होते थे।
वैश्य का था पशुपालन व्यापार या फिर जो व्यापार करना और पशुपालन करना। फिर आता है शूद्र। शूद्र क्या था? ये शूद्र, इनको ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसको तीन वर्ग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो वैश्य, इनकी सेवा करनी पड़ती थी, सेवा। फिर आता है कि जब ब्राह्मण जो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, उनको प्रचार करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी नीति अपनाई? तो पहला तो है, ये इम्पोर्टेंट व्यवस्था, इसको भी लिख लेना। देव व्यवस्था बताया कि जो ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ लिखा है, उन्होंने कहा था ना, जो इसमें आपको मिलेगा यात्रियों के नजरिए में, पाठ में यात्रियों के नजरिए, इसके अंदर और आपको मिल जाएगा इसमें भी विचार, विश्वास, परिमार्थ, इन 2 चैप्टर में इसके बारे में समझा गया है। हाँ तो दोस्तों, देवी व्यवस्था में क्या था, इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है, एक ऋग्वेदिक में पुरुषोत्त से एक बात मिलती है कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से, और जो क्षत्रिय है वो भुजाओं से, और जो वैश्य है वो जांघों से, और जो शूद्र है वो पैरों से। इस तरीके के देव व्यवस्था बताया और कहा कि देवों ने व्यवस्था बनाई है, इसलिए आपको अपनाना होगा। फिर दूसरी का नीति अपनाई शासकों के द्वारा। जो शासक थे दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं, शासक ये और ये शासक थे, उनको कहा गया कि आप प्रचार कीजिए। और पहले तो ब्राह्मणों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इसलिए शासकों द्वारा उन्होंने नीति अपनाई कि जल्दी से इनका प्रचार हो। फिर प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित पहले थी, जब ऋग्वेदिक काल था तब कर्म पर आधारित थी। फिर जैसे मनुस्मृति का संकलन हुआ 200 BC से 200 AD के बीच, तो जन्म पर आधारित हो गया जो प्रतिष्ठा थी। फिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये है क्षत्रिय राजा। दोस्तों मैंने इसका पूरा डिटेल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको इसको समझने में ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा, मैं बता दूंगा। तो क्षत्रिय राजा में क्या था कि क्षत्रिय सिर्फ राजा ही होते थे क्या? क्षत्रिय सिर्फ राजा ही हो सकते थे? इसमें इसके बारे में पता लगाना। तो इसमें जो बौद्ध और जैन धर्म से पता लगता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के थे, वो थे क्षत्रिय, लेकिन जो ब्राह्मणी ग्रंथ है उसके अंदर बताया जाता है कि शूद्र थे। फिर ले सकते हैं जो शक का रुद्रादमन था, वो म्लेच्छ था, वो भी अपने आप को एक सातवाहन वंश हो गए। अभी मैं पहले समझाता हूँ। जो शुंग, वो कर्ण वंश थे, वो पंडित थे, ब्राह्मण थे। फिर वो राजा कैसे बने? राजा तो क्षत्रिय हो सकते थे ना। सातवाहन अपने आप को अनूठा ब्राह्मण मानते थे, और रुद्रदमन एक मलेच्छ था, तो वह राजा कैसे हुआ, कैसे बने, इसके बारे में मिलता है। फिर किस तरह जो सुदर्शन झील थी गुजरात के आसपास, उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने जो करवाया था, उसका दोबारा निर्माण रुद्रदमन ने करवाया। कारण क्या था? मतलब ये कि क्षत्रिय राजा ऐसा हो नहीं सकता कि वो सिर्फ क्षत्रिय हो। यदि वो बल से मजबूत शक्ति है तो क्षत्रिय हो सकता है। क्षत्रिय राजा जैसे कि मैं रही इतना ही। सुमो कर्ण, सातवाहन और चंद्रगुप्त मौर्य शासक। फिर आता है जाति और सामाजिक गतिशीलता। आप पहले इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर इसमें हम बात करते हैं। इतना बचा है, सिंपल है, साधा है। अब दोस्तों इस बात है
ये भी ज़्यादा साधारण है, ज़्यादा कठिन है नहीं। इसमें जाति और सामाजिक के बारे में बताया कि जो जाति थी उस सामाजिक के अंदर किस प्रकार बढ़ती गई जाति। जैसे कि अब ब्राह्मणों ने तो 4 वर्ण बना दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके के। पेपर में आता है कि लाइन से कि क्रमानुसार लिखिए, तो आपको लिखना होगा पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और फिर वैश्य, फिर नीचे शूद्र, इस तरीके से। फिर ये उल्टा ऊपर आ सकता है, इसको आपको सीधा करना होगा। हाँ, इस पे आते हैं जाति और सामाजिक गतिशीलता। जाति में क्या, अब जाति 4 वर्ग थे। अब जो लोग अलग काम करते थे, जैसे सोने का काम तो स्वर्ण का हो गया, और जो नई नई जातियाँ बनी जैसे चांडाल हो गया, इसे हम चांडाल पाएंगे, इस पे भी होगा। स्वर्णकार हो गया, बढ़ई हो गया, इस प्रकार की जातियाँ समझ। जैसे ब्राह्मणों ने सोचा कि अब 4 वर्ण तो हो गए, अब ये अलग अलग काम वाले आ गए, तो कैसे बांटा जाए, तो उनको जाति के तौर पर बांट दिया कि जाति में सामाजिक गतिशीलता तेजी से बढ़ती गई कि जातियाँ जैसे तेली हो गया, बढ़ई हो गया, इस तरह की जातियाँ। जैसे ये जो गोत्र होता है, इसको लोग आजकल जाति कह देते हैं। और साथ ही साथ एक आता है गौतमी, जो कि सातवाहन थे। ये मगध के आखिरी शासक थे, सातवाहन। फिर इतना तो हो गया, फिर आते हैं 4 वर्णों के परे। इसमें निषाद के बारे में, जैसे अब उतना तो जातियाँ तो बन गई, फिर और कुछ तो लोग हैं तो निषाद थे। जैसे कोई जंगलों में रहते थे तो उनको ब्राह्मणों ने निषाद कहना शुरू कर दिया। और फिर अधीनता संघर्ष, अधीनता संघर्ष में भी यही है कि जो चांडालों के कार्य बताए गए हैं। हाँ दोस्तों, आप पहले इसको समझिए। एक क्षत्रिय राजा भी हो गया, जाति व्यवस्था में भी हो गया कि जब ब्राह्मणों को जब और अन्य लोग मिलने लगे तो उनको आगे को बांट दिया। तेली हो गया, स्वर्णकार हो गया, बढ़ई हो गया, मूर्तिकार हो गया, इस तरह की बांटते गए। व्यापार वाले को तो वैसे कहा जाता था, इस तरीके से। फिर आता है 4 वर्णों के पर निषाद में, निषाद जो जंगल में रहते थे उनको अलग समझा जाता था। इनको भीली भी कहा जाता है, भील शिकार करते हैं। फिर अधीनता संघर्ष, चांडाल। चांडाल कौन थे? जो डेड होती थी, डेड बॉडी, उसका मांस खाते थे। जो यदि कोई मर गया तो उसका, यदि किसी के परिवार में कोई है नहीं और वो ऐसे ही मर गया, उसका भी यही वो करते थे, अंतिम संस्कार। और उनके फेंके हुए बर्तनों को खाते थे, और जो आटा फेंकते थे उनको उनको खाते थे। इस तरीके का उनका जीवन था, उन्हें चांडाल कहा जाता था। इसकी परिभाषा नहीं आएगी, सिर्फ ये आएगा कि चांडालों को किस प्रकार देखा जाता था। और इसमें 2 यात्रियों के बारे में मिलते हैं। ये फारसियान, जो कि 5 सेंचुरी AD में आया था, इसने बताया कि जब चांडाल बाहर निकलते थे तो करताल बजाते चलते थे कि हमें यहाँ पर है, कोई आए ना। स्वयं ने भी यही देखा कि रात को कोई भी चांडाल को अधिकार नहीं, सम्मान देता है, उनको गलत समझा जाता था। इसमें समझते हैं दोस्तों। आप यहाँ तक का नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, जो मैंने पढ़ा है उसको सिर्फ ध्यान से सुनना। इनकी ड्यूटी पूछा सकता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है ड्यूटी। मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था इम्पोर्टेंट, पहले लिख दिया था। डेड बॉडी का उपयोग करते थे इनका, जो डेड बॉडी है उसका उपयोग होता था। तो ये इनका अंतिम संस्कार करते थे। कोई मरता था तो उनका जो अंतिम संस्कार था यही करते थे। कोई उसको छूता नहीं था, जैसे जानवर मर गया उसको भी यही करते थे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं जन्म के परे, स्त्री और पुरुष की संपत्ति का जो अधिकार हो किसी, ये क्वेश्चन स्त्री धन इसमें महत्वपूर्ण है। महाभारत आपने देखी होगी,
जब जुआ खेला तो सब कुछ हार गए, घोड़े हार गए, इंद्रप्रस्थ को हार गए, फिर राज्य व्यवस्था को हार गए, भाइयों को हार गए, सब हार गए, पर द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। इसके बारे में सिर्फ यही समझा पाया है। और महत्वपूर्ण यह है कि स्त्रीधन क्या था। स्त्रीधन जो स्त्रियों को ही दिया जाता था, उस पर किसी पति का अधिकार नहीं होता था, उसी को कहते थे स्त्रीधन, स्त्री का धन। और यहाँ तो ये तो इतना ही। आप महाभारत के बारे में आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि महाभारत में जो में हार गए, सब कुछ हार गए, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। इस तरीके से बारे में बताया गया है। वर्ण और संपत्ति का अधिकार इसमें ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। किस प्रकार की भागीदारी होती थी यहाँ दोस्तों। पहले आप यहाँ से समझिए। मैं आपको 8 विवाह पहले यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, 8 प्रकार के विवाह मैंने अभी बताया था कि मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन मैं इसी में बता देता हूँ। साधारण है। पहला तो है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, और तीसरा है प्रजापत्य। इसका तो आप समझोगे इस वाले का, ये वाला आर्य यार श्रेष्ठ लोगों के लिए इतना हो गया। फिर इसके बाद आया 5वां असुर, छठा इधर देता हूँ गंधर्व। गंधर्व विवाह भी आप जानते होंगे आप, यदि कानून पढ़ा हो। गंधर्व हो गया। और एक है, मार्कर को ठीक करता हूँ। देखिए दोस्तों, ब्रह्म, देव, प्रजापत्य, आर्य, असुर, गंधर्व, एक हाँ ये पिशाच, ये सबसे निचला विवाह माना जाता था, सबसे दयनीय विवाह हो गया इसके हिसाब से। एक है राक्षस। मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा रिलीजन के अंदर समझना है तो यही मेन चीज़ें हैं। आप इसे लिख लीजिए। पूछा जाए कि महाभारत के बारे में सामाजिक जीवन का इतिहास, तो इसके बारे में आप इसे लिखेंगे ना, तो ये देखो खुद ही ये 8 तरह के विवाह हो गए। इसमें तो 4 विवाह को इसी एक जोड़ के दोगे कि ये दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है। फिर इसके बाद ये दोनों इसका 4 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट आप अलग से लिख दोगे तो यार आपको 8 नंबर मिल जाएगी। 8 मार्क्स का इसमें आ सकता है। सामाजिक जीवन, ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा विवाह है। एक देव विवाह, प्रजापति आदि। एक तो इसमें एक बेल दिया जाता था, तो शादी दहेज में बेल नंदी उसी को आ जाता है। एक असुर होता था, ये ठीक विवाह नहीं माना जाता था। एक गंधर्व जो क्या होता है ना, लव मैरिज जिसको बोल सकते हैं, गंधर्व विवाह का। एक पिशाच, इसमें आता था कानून में आपने सुना होगा रेप करना, इसी में फिर विवाह करना जबरदस्ती। ये पिशाच विवाह था। एक राक्षस विवाह हो गया। इसके बारे में आप समझ सकते हैं। यहाँ तक आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे। इसको एक बार आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हम बता चुके हैं। इसी के बारे में आप लिख दोगे तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा। फिर आप आते हैं इस पे। ये अभी छूट गए थे, इनको समझते हैं। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। अब जानते हैं कि टोटल वर्ण कितने हैं? 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके अंदर कहा गया है कि इसमें अमीर किसके पास संपत्ति अधिक होती थी? वैसे तो ब्राह्मण क्षत्रिय के पास होती थी, लेकिन हम समझ सकते हैं व्यापारी भले ही व्यापार करता हो, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो संपत्ति का दर्जा था वो राजा रखता था, क्षत्रिय रख जाता था। ब्राह्मण इतना नहीं था, हाँ क्षत्रिय जरूर रखता था। इसके अंदर यही बताया गया है। अभिलेख के बारे में वर्णन किया गया है कि मंदसौर जो मध्य प्रदेश है और गुजरात को 10 पुरुष में आपको लिखा होगा NCERT में, उसी के अंदर
उसके बारे में बताया है कि यहाँ पे जो भी बुनकर लोग थे गुजरात से मध्य प्रदेश में आए थे उसके अभिलेख मिलते हैं। यहाँ पे लोगों को लगता होगा कि ये राजा अच्छा है, अमीर है और दया करता है। सब पेशी के बारे में इसमें यही बताया गया है, ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है नहीं। महत्वपूर्ण सिर्फ जो मैंने इम्पोर्टेंट लिखा था, एक ये इम्पोर्टेंट है, भले ही मैंने इसमें नहीं लिखा, और एक ये इम्पोर्टेंट है 8 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, ये आपको ये 8 मार्क्स में भी मिल सकता है। फिर एक आप मैंने लिखा था ना कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने जो ब्राह्मणीय शास्त्र थे, धर्म सूत्र थे, उनको ज़्यादा बढ़ाने के लिए 3 तरीके अपनाए थे। आपको पता होगा, आप उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके बारे में यात्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फांसियाँ करताल बजाते थे। स्वयं के बारे में पढ़ सकते, वो अपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा चांडल ना अधिकतर जहाँ पे सबसे होती थी वहाँ पे जाने का मना होती थी। एक आपने एक उसमें मिल जाएगा आपको मत्तांग ऋषि के बारे में, जो कि उनका पिछला जन्म बौद्ध का ऐसी कुछ है। उसके अंदर आपको सब मिल जाएगा कि उनका बेटा होता है, वो भिखारी बन के जाते हैं भीख मांगने के लिए अपने बेटे के पास। उनकी पत्नी उनको पहचान लेती है लेकिन वो हवा में उड़ जाते हैं। इसके बारे में वर्णन किया गया और चांडल बन के आते हैं। ये हो गया। इसके अंदर आपने पढ़ा अपने एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। महाभारत की जो भी धूत कीड़ा हुई थी ना, जुआ कहलाता है, उसके बारे में मैंने स्त्री धन के बारे में, स्त्री का धन हो गया, वर्णों के 4 पर क्या ब्राह्मणीय भी हो सकते हैं, राजा भी हो सकते हैं, क्या वैसे नहीं हो सकता। शूद्र शूद्र को नीचे रखा जाता, तब व्यापारी भी इतना अमीर होता था जितना राजा होता था। ब्राह्मण ब्राह्मण को भी इतना महत्व था नहीं। और इसमें एक सरदारियों के बारे में बताया गया है। कहा जाता है ना कि अगर राजा यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा धन रखता है, ज़्यादा संग्रह करता है तो घृणा का पात्र होता है। इसके बारे में ये आपको मिल जाएगा, ज़्यादा महत्व इसके अंदर रहेगा नहीं। रेप जो ये मैंने बताया ना, इसको याद रखना इन विवाहों के बारे में। और एक गंधर्व, ये आजकल अधिक होते हैं, ये ज़्यादा विवादित होते हैं, ये ज़्यादा नहीं होते। ये ज्ञान नॉलेज की बात है कि इनको ज़्यादा यूज किया जाता है। हाँ, एक वैकल्पिक समाज की रूपरेखा, इसमें सरदारियों के बारे में कि दक्षिण भारत के लोग भी इस तरीके के लोग थे। इसी के बारे में आपको मिल जाएगा। दोबारा से हम रिपीट करते हैं। महाभारत 8 मार्क्स का आएगा। महाभारत में सम्राटमय संस्करण के बारे में। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि महाभारत को कितने वर्ष लगे। मैंने पहले बताया था वीडियो में, तो आप बताइए, उत्तर दीजिए। और एक बंधुत्व एवं विवाह के बारे में भी मैंने परिवार के बारे में जानकारी के बारे में बताया। जाति समूह के बारे में इसमें मिल जाएगा आपको। पितृवंशिकता के बारे में दो जैसे 2 भाई थे पांडव और धृतराष्ट्र। पांडव मर गए तो पांडव तो छोटे थे लेकिन धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन वो अंधे थे, तो पांडव राजा बनेगा। युधिष्ठिर के बाद में राजा बनेगा। महाभारत युद्ध खत्म हो गया। विवाह के नियम ये भी मैंने बता दिया। ये आ सकता है 3 मार्क्स का। मनुस्मृति एक है पुराणों का, पुराण का रचना। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे पहले पुराण कौन सी, सबसे पहले पुराण कौन सी लिखी गई। आपका उत्तर ब्रह्म पुराण होगा, लेकिन वो गलत होगा। स्त्री का गोत्र के बारे में पूछेगा, ये पूछ लेगा। इसको आपको नोट डाउन करना होगा। क्या माता महत्वपूर्ण थी, ये मैंने पहले बता दिया। नहीं थी, क्योंकि सातवाहन भले ही अपने आगे माता का नाम जोड़ देते, लेकिन वो थे पितृवंशिक से। और ये विवाह के बारे में हो गया। ब्राह्मण की 2 नीतियाँ होगी, देवी व्यवस्था शासक द्वारा, और जो मैंने बताया था ना देवी व्यवस्था था, एक शासकों के द्वारा बताया गया था। एक प्रतिष्ठा के बढ़ाने के लिए कि जो जन्म पर आधारित होगी, बताया था ना मैंने, उसको पढ़ लेना। वो भी मैं जाति में सामाजिक व्यक्ति से होता नहीं जातियाँ बल्कि तेली बढ़ई इस तरीके की जातियाँ। जानवरों के पर निशा जो जंगल में रहते थे, कंदमूल पर खाते थे, इसके बारे में ये मिल जाएगा आपको। हाँ, एनसीईआरटी आपको पढ़नी होगी क्योंकि ये तो नोट्स है, ये महत्वपूर्ण पार्ट है उसका। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ो, उसको सब अब एक बार पढ़ लो, फिर इसको देखो, आपको उससे भी याद होगा, यहाँ से पढ़ के और डबल याद हो जाएगा। फासियन के बारे में भी करतार बजा के जाते थे जब ये 5 यहाँ दोस्तों। इसके बारे में आपको पता होगा कि जो ये एक यात्री था स्वयं फसिन, ये सब नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इन्होंने बुक भी लिखी थी अपनी चाइना में जाके। फिर इनकी
जो प्रकाशित हुई फिर इसमें भारत किसकी, जैसे होता है ना भाषा को हिंदी वर्तनी करते हैं उनको स्पेलिंग को दूसरी भाषा में बदलना, इस तरीके से उसका मैक्स बोनर ने भी पता लगाया। जॉन मार्शल ने, ये तो इतिहासकार थे, ये भाषाओं का अध्ययन करते थे। जैसे जेम्स पर्सेम और एक जेम्स पर्सेम आपको एक उसमें मिलेगा शायद विजयनगर के बारे में। हाँ, कॉलिन मैकेंजी वो थे। जन्म के परे हो गया, स्त्री महाभारत का भी मैंने बता दिया, ये हो गया। दूध क्रीड़ा में इंद्रप्रस्थ को हार गए, पूरे राजमहल घोड़े सबको हार गए, दास दासी, और ये समझना आपको समझना द्रौपदी को भी हार गए। भाइयों को, चारों भाइयों को युधिष्ठिर ने दांव पे लगा दिया। फिर वर्णों के संपत्ति के अधिकार, क्या सिर्फ राजा ही अमीर होते थे, क्या उसमें नहीं होता था? नहीं, ऐसा नहीं है। राजा अधिक अमीर होता था, उससे फिर ब्राह्मण भी अधिक होता, लेकिन व्यापार भी इतना, जो वैसे थे उनको ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता, तो उनको व्यापार के लिए रखा जाता था, शूद्र उनको नीचे रखा जाता था। लेकिन दोस्तों हाँ, एक महाभारत में एक चीज़ हो जाती है। महाभारत में आपने सुना होगा, एक दास था, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो कौन सा दास था जो महाभारत में धृतराष्ट्र का मंत्री था। और इसमें भी सरदारी क्रम बताया गया है कि जो लोग थे वहाँ के घृणा के पात्र समझे थे, जो अधिक जो धन था वो संग्रह करते थे। बस दोस्तों इसमें यही महत्वपूर्ण है। अगले पार्ट में सिर्फ इसके 3 पार्ट हैं। सदस्यता की खोज हो गया, महाभारत गतिशील ग्रंथ की हुआ, इसके बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।